ये कैसा अर्थतंत्र है, ये विकास का कौन सा मूल मंत्र है, क्या हम स्वतंत्र हैं या अभी स्वतंत्रता आनी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज है इंडिपेंडेंट डे। पूरे भारत में 15 अगस्त को मनाया जा रहा है और 15 अगस्त को मनाने का जो पर्पज होता है वो यही होता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। अब भारत आज़ाद हुआ था या भारत गुलाम हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था या गुलामी की नई जंजीरें डाली गई थी, भारत आज़ाद हुआ था या भारत को शासन करने के तरीके बदले गए थे, भारत आज़ाद हुआ था या शहीदों की संवेदनाओं को कुचला गया था, भारत आज़ाद हुआ था या उन जो उस समय हजारों लाखों लोग जो आज़ादी का और एक उन शहीदों का संवेदनाओं और उन शहीदों की कुर्बानियों की जो सार्थकता थी, जिसको इंतजार था कि हम भारत को एक राम राज्य बनाएंगे, ये उनकी उम्मीद, उनकी संवेदनाओं का यह कत्ल था। सभी साथियों को मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। आपके आज जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त है। इस वीडियो को देखने के बाद आप को चिंतन कीजिएगा कि आज हम क्या एक्चुअल में इंडिपेंडेंट हैं, क्या ये देश हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ तो यही होता है ना, स्वयं का तंत्र, अपना खुद का बनाया हुआ तंत्र। आप लोग बताइए कि अपना क्या है, अपना क्या, कौन सा तंत्र हमारा बनाया हुआ है? क्या हमारा स्वास्थ्य तंत्र अपना बनाया हुआ है? क्या न्यायिक तंत्र अपना है? क्या एजुकेशन सिस्टम अपना है? आपको पता होगा आज एजुकेशन एक्ट है जो मैकाले ने 1835 में जो इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट किया था, जिस एजुकेशन एक्ट के नाम पर भारत के जो हजारों सालों से जो भारत के अंदर जो भारत अनवर्त पूरे विश्व को शिक्षित करता रहा, पूरे दुनिया को एक नई दिशा दिखाता रहा। भारत जिस शैक्षणिक पद्धति के आधार पर पूरी दुनिया का सरताज रहा और बेताज बादशाह रहा, जिस एजुकेशन एक्ट के माध्यम से उन गुरुकुलों को आग लगा दी गई, हजारों आचार्यों को जिंदा जला दिया गया और उन गुरुकुलों को इनलीगल घोषित कर दिया गया। क्या ये अपना तंत्र है? क्या हम स्वतंत्र हैं? ये आप चिंतन कीजिएगा। आप सभी साथियों को पता होगा, हम पिछली वीडियोज में बात कर रहे थे, हमने बात करी थी भारतीय मुद्रा के इतिहास के बारे में। हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने हम लोगों को आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, स्वास्थ्य तंत्र के माध्यम से जो इन्होंने अपने तंत्र इंप्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, उसके माध्यम से हम लोगों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया और अनवरत निरंतर आज भी हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज कौन सा ऐसा तबका है जो पीड़ित नहीं? कौन सा ऐसा घर बचा हुआ है जिसके अंदर बीमारी नहीं? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन से खुश है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो दुखी नहीं? ये तो सपना नहीं था हमारे शहीदों का। क्या यही सपना देखा था हमारे शहीदों ने कि किस प्रकार से हम लोगों को आज भी उस बर्बरता और इन कानूनों के माध्यम से लूटा जा रहा है? तो साथियों, आज मैं आपके बीच जो चर्चा करने के लिए आया हूं, जो हमने सीरीज चला रखी थी कि भारत को आर्थिक रूप से किस प्रकार से नियंत्रित किया गया, गुलाम बनाया गया, हम आज बात करेंगे मुख्य रूप से आरबीआई के बारे में। आपको पिछली वीडियोज में हम लोगों ने बात करी थी कि किस प्रकार से भारत के अंदर अंग्रेज आए और अंग्रेजों से पहले जो भारत का जो आर्थिक ढांचा था वो किस प्रकार का था और अंग्रेजों के बाद आज जो आर्थिक ढांचा वो किस प्रकार का है और अभी भी जो बना हुआ है, इस बारे में हमने चर्चा करी थी। आप लोगों को पता होगा जो भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास के अंदर अंग्रेजों के आगमन को 2 फेजों में बांटा जाता है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी फेज 1 जो 1600 ईस्वी से लेके और 1857 की क्रांति तक माना जाता है, 1773 का रेगुलेशन एक्ट और जो चला 1857 तक, वहां तक। दूसरा जो माना जाता है क्राउन का रूल, यानी रानी का रूल माना जाता है, वो माना जाता है 1857 से लेके 1858 से लेके 1947 तक। आप लोगों को पता होगा भारत को, मैंने पिछली वीडियोज में डिटेल में चर्चा करी थी कि किस प्रकार से भारत को लूटा गया, किस प्रकार से कितना धन लूटा गया, कानून बनाकर लूटा गया। फिर हमने बात करी अंग्रेजों के बाद किस प्रकार से भारतीय करेंसी को डिवेल्युएट करा गया और उसको जो सिद्धांत थे हमारे, जो मुद्रा का सिद्धांत था, उसको पूरी तरीके से इन्होंने ध्वस्त कर दिया। 1862 का कोइनेज एक्ट आया। 1862 के कोइनेज एक्ट को हूबहू जो 1834 का कोइनेज एक्ट था, सेम उसी प्रकार से अपना लिया गया। इसमें खास तौर से जो बात रही थी वो यही रही थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो रुपया चलता था उसको क्या कहने लगे, अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम से भारत के अंदर चलने लगा। दूसरा क्या हुआ, 1870 में जो कोइनेज एक्ट लाया गया, उस 1857 के कोइनेज एक्ट को की खासियत ये रही कि जो अंग्रेज सरकार टैक्स के रूप में जो वस्तुओं जो टैक्स वसूलते थे, अब उन्होंने वो सोने में वसूलना शुरू कर दिया। 1857 की उसके बाद 1870 के कोइनेज एक्ट के बाद अब आता है भारत के अंदर 1882 की पेपर करेंसी। 1882 की पेपर करेंसी का जो मतलब था वो पूरी तरीके से ये था कि भारत के अंदर जो भी नोट हैं अब उस सिक्योरिटी के रूप में गोल्ड रखकर और नोट छापे जाएंगे।
इसका मतलब ये था कि भारत के अंदर केवल इतने ही नोट छापे जाएंगे जितना सिक्योरिटी के रूप में गोल्ड रखा है। और ये जो सुझाव दिया गया था, ये जो नेम बनाया था, ये बनाया था 1844 में से रोथचाइल्ड फैमिली ने ये अब नेम बनाया था कि अब हम जो करेंसी छापी जाएगी इतना ही गोल्ड रखा जाएगा, और जो गोल्ड रखा जाएगा उसके बदले में इतनी ही पेपर करेंसी छापी जाएगी। आप सभी लोगों को पता होगा भारत के अंदर जो मान लीजिए जो सिक्के चलते थे भारत के अंदर सोना चांदी के, मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं और मैं सुनार के पास जाता था, मेरे पास 100 तोला चांदी थी, मैंने 100 तोला चांदी सुनार के पास रख दी, तो एक सुनार मुझे एक पर्ची लिख के दे देता था और वो कह देता था कि मैं वचन देता हूं कि इनकी 100 तोला चांदी मेरे पास जमा है। सेम इसी प्रकार से जो आज ये नोट चलन में इसी प्रकार की वो पर्ची होती थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियोज में बात करी हैं। अब इसके बाद 1882 की पेपर करेंसी एक्ट के बाद लाया जाता है 1906 का कॉइनेज एक्ट। 1906 के कॉइनेज एक्ट में 1882, 1870, 1862, 1834 के जो कॉइनेज एक्ट होता है उनके सारे नियम और कानूनों को हूबहू अपना लिया जाता है, केवल शब्द बदलते हैं। जिस प्रकार से सेम आज भी भारतीय न्याय संहिता की धाराएं वही हैं, नंबर बदल गए, शब्द बदल दिए गए, शब्द और प्रावधान वही हैं। प्रावधान की जो पहले 3 साल की सजा थी अब उसमें 10 साल की कर दी। पहले जो राजद्रोह में 3 साल की सजा थी, अगर आप सरकार के खिलाफ आलोचना करते हो तो अब वो 10 साल की कर दी गई है। कहने को यह है कि कानून बदल दिए गए, कानून वही है, केवल प्रावधान और जो शब्द हैं वो बदले गए हैं, नंबर बदले गए हैं। इसी प्रकार से पहले किया जाता था। अब 1925 में फिर आया था रॉयल कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन जो आया भारत के अंदर। हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर भारत का महाशोषण करने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को लूटने के लिए, भारत को अनवर्त हजारों सालों तक गुलाम बनाए रखने के लिए और लंबे काल खंड तक नियंत्रित करने के लिए, अपने कंट्रोल में करने के लिए हिल्टन यंग के सुझाव पर 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर 1934 में एक आरबीआई एक्ट लाया जाता है, जिसकी भाषा पूर्ण रूप से जटिल होती है, जो समझ से बाहर होती है। मतलब जटिल शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, शब्दों के माध्यम से हमारे साथ खेला जाता है। और जो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट को जब आप पढ़ोगे, पूर्ण रूप से जो हमारा जीने का अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान, उसको छीनने का उसके अंदर सारे के सारे प्रावधान किए गए हैं। उस एक्ट को हमारा शोषण करने के लिए बनाया गया। इस चीज से आप अवगत हो कि भारत के अंदर रिजर्व बैंक की स्थापना जो करी गई 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई एक्ट के माध्यम से करी गई, और जिसकी शुरुआत हो जाती है 1 अप्रैल 1935 में, उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक का मतलब केवल यहाँ यही था कि भारतीय रिजर्व बैंक इंग्लैंड के लिए गोल्ड भारत में एकत्रित करेगा और उस गोल्ड को एकत्रित कर वो लंदन भेजेगा, इंग्लैंड भेजेगा, और इंग्लैंड की जो पूरी तरीके से जो वहाँ की बैंक है, इंग्लैंड है, उसके खजाने को भरेगा। इसलिए उसकी स्थापना करी गई थी। आरबीआई एक्ट की जब मूल धारा को आप देखोगे, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग आप देखो, उस समय भारत का जो मानक स्टैंडर्ड था 1 रुपए का, वो 550 मिलीग्राम शुद्ध 24 कैरेट का गोल्ड का था। अब इसको बदल कर उसका कूटकरण कर दिया गया। कूटकरण करने के पश्चात 1940 में भारत के करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया गया। डिवैल्यूएट करने के बाद अगर हम इसका प्रमाणिक दस्तावेज देखें तो आरबीआई एक्ट 1934 एवं आप देखोगे 1906 का कॉइनेज एक्ट संशोधन एक्ट नंबर 6 1940, इसमें आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हो कि भारत को किस प्रकार से लूटने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई। और इस रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया आजादी के बाद। आपको पता होगा, राष्ट्रीयकरण करने के बाद हमको बताया जाता है कि जो आरबीआई है वो आरबीआई भारत की ब्रांच है। भारत को आर्थिक रूप से, भारत को पूरा जो जीडीपी मतलब नियंत्रित करने के लिए, भारत का व्यवसाय को चलाने के लिए, आप कुछ भी समझ लीजिए, विदेशी लेन देन करने के लिए नाना प्रकार के हमारे बीच में बातें गढ़ी जाती हैं। लेकिन आज आप जब मूल रूप से देखोगे आरबीआई का केवल और केवल जो आरबीआई की स्थापना करी गई, वो आरबीआई की स्थापना रोथचाइल्ड फैमिली के सुझाव पर की गई। रोथचाइल्ड फैमिली वही परिवार है जो पूरी दुनिया की बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। रोथचाइल्ड फैमिली वही फैमिली है जब अमेरिका का जो डेवलपमेंट हो रहा था, अमेरिका का डेवलपमेंट करने के लिए जिसने अमेरिका को फंड किया था और अमेरिका के वहाँ के लोगों से एक प्रॉमिस लिया था कि हम आपको डेवलपमेंट करने के लिए पैसा देंगे और कुछ राज्यों से हम पैसा वसूलेंगे। वो रोथचाइल्ड फैमिली वही फैमिली है जो पूरी दुनिया के जो सोना है उसके जो आज मोल भाव तय करता है। रोथचाइल्ड फैमिली वही फैमिली है जो पूरी दुनिया के आज भी
सरकार किसकी बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से आज पूरी दुनिया के बेताज बादशाह हैं, वही आज रोथशाइल्ड फैमिली है। उसी रोथशाइल्ड फैमिली के सुझाव पर आरबीआई की स्थापना करी गई, आरबीआई को इंप्लीमेंट किया गया, एग्जीक्यूट किया गया। वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के ऊपर शासन करते रहे, अपने दूत बना के भेजते रहे, अपने मोहरे शतरंज की तरह वो अपनी चालें चलते रहे और अपने ताश के पत्तों की तरह अपने पत्ते फेंकते रहे और उन पत्तों में हम उलझते रहे। आप लोगों को आज तक इतिहास के अंदर ये नहीं बताया जाता कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कौन था। आप सर्च कीजिए, आप गूगल कीजिए, आप इतिहास की किताबों को उठाइए, लेकिन आपको कहीं ये नहीं बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कौन था। लेकिन आज दुर्भाग्य यही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक था वही आरबीआई का मालिक है, वही व्यक्ति आज भी आरबीआई का मालिक है। आप लोगों को पता होगा, अभी हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी बैंक कर्मचारी हैं वो सारे के सारे प्राइवेट हैं, वो सरकारी नहीं है। अगर सरकारी जो बैंक हैं यदि वो सरकारी हैं तो कर्मचारी भी सरकारी होने चाहिए। लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये हाई कोर्ट ने ये बात बोली थी कि जितने भी बैंक एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे प्राइवेट हैं। तो ये जो रिजर्व बैंक है जिसे हम आरबीआई मानते हैं, ये आरबीआई अगर हम इसकी बात करें, हम लोगों को पूर्ण रूप से हमारा जो भारत का गोल्ड को रिजर्व कर और इस गोल्ड को भेजा जाता है इंग्लैंड में। आप लोगों को पता होगा, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडियाज पेपर करेंसी डिपार्टमेंट 1862-1934 एज क्वासी करेंसी बोर्ड, जब मैं इसके माध्यम से ये रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी दिसंबर 2013 में हुई थी और ये प्रकाशित करी थी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने। आप जब इसमें देखोगे, इसमें जब जाओगे तो इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि भारत के अंदर 1862 से लेकर और 1935 तक सिक्योरिटी के रूप में कितना गोल्ड भेजा गया, कितना गोल्ड सिक्योरिटी के रूप में भेजा गया। ये स्क्रीन पर मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारी की सारी रिपोर्ट आप देख सकते हो और स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। ये 1862 में भेजा गया, 1871 में भेजा गया, 1872 में भेजा गया, 1890 में, 1893 में और 1898 में, 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1911 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में, और ये इसी प्रकार से ये तब तक भेजा जाता रहा। 1935 1 अप्रैल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो रिप्लेस्ड कर दी गई फिर ये आरबीआई के माध्यम से। उसके बाद अब जो भारत के इसके बाद जो गोल्ड जाने लगा 1935 के बाद, अब वो रिजर्व बैंक के माध्यम से जाने लगा। आपको पता होगा, एक अखबारों में एक खबर छपी थी कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने 268 टन 268 टन गोल्ड सिक्योरिटी के रूप में इंग्लैंड में भेजा था। ये आरटीआई लगाई थी 9 दिन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये खबर बड़ी वायरल हुई थी और उन्होंने जो आरटीआई लगाई थी वो आरटीआई में जो रिप्लाई आया था, और ये 2019 में इस आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ था इस मोदी सरकार का कि 1960 जिस प्रकार से 1935 से पहले भारत का जो गोल्ड भेजा गया। जब ये रिपोर्ट देखोगे, इस रिपोर्ट को पढ़ोगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मनी के रूप में भारत के द्वारा 37,440 करोड़ वैध रुपया यानी सोना चांदी दिया गया। इस रुपया को अगर सोने के मानक स्टैंडर्ड से बदला जाए तो कितना होगा, आप हैरान हो जाओगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अगर हम कुल रुपया अगर करोड़ में बात करें 37,440, और अगर हम प्रति मोहर अगर इसको मोहर में कन्वर्ट करें, कितनी मोहर भारत की गई, 3,744 मोहर भारत की कहाँ भेजी गई सिक्योरिटी के रूप में। अगर हम इस इतने सारे गोल्ड को, अगर जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्टडीज इन अपील्स इंडियाज इकोनॉमिक्स 1862 टू 1935 पेपर करेंसी बोर्ड, और अगर हम इसको देखें जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जो ये रिसर्च है जो 2013 में प्रकाशित हुई, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे अब तक जो सारा का सारा गोल्ड भेजा गया, अगर उसको हम किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो 43,67,160 किलोग्राम शुद्ध सोना भेज दिया गया। और अगर इसी गोल्ड को अगर हम टन में कन्वर्ट करें तो 4,36,710.106 टन शुद्ध सोना हमने इंग्लैंड में भेज दिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1862 1935 के बीच भारत से सिक्योरिटी मनी के रूप में लिया गया वैध रुपया है, जो आज भी ब्रिटेन के कब्जे में है, जो भारत की 150 करोड़ की आबादी का सोना है। इस विषय पर आज भी भारत सरकार क्यों मौन है, क्यों विपक्ष मौन है,
क्यों जितने भी तंत्री मंत्री बनकर बैठे हैं, जो भी अपने आप को शासन प्रशासन में कहते हैं, वो व्यक्ति क्यों मौन है? जब हम लोग कहते हैं कि जो मैंने आपको बताया स्टडीज इन अपील्स, जो मैं आपको बता रहा था कि भारत के अंदर अगर हम बात करें, अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इंडियाज पेपर करेंसी डिपार्टमेंट 1862-1935 एज क्वासी करेंसी बोर्ड, अगर जॉन्स हॉपकिंस की यूनिवर्सिटी है, अगर इसकी जो ये स्टडी जो छपी, ये जो शोध ग्रंथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 2013 में जो प्रकाशित हुई, भारत के अंदर से जो इतना सारा गोल्ड लूटा गया, उस गोल्ड जो भारत की 150 करोड़ की आज की आबादी का जो गोल्ड है, उसके ऊपर आज भी अगर हम स्वतंत्र हैं, अगर हमारा देश आजाद हो गया है, हम आज अगर हमारा तंत्र बन गया है, अगर हम गणतंत्र हैं, तो आज भी इस पक्ष पर कोई भी सरकार, सारी सरकारें मौन क्यों हैं? क्यों कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता इसके बारे में? क्यों आज भी हर व्यक्ति चुप है? क्यों बात नहीं की जाती? इस जो लाखों टन हमारा गोल्ड भेज दिया गया, जो भारत की जनता का खून पसीने की मेहनत की कमाई है, आज उस पर क्यों सरकारें मौन हैं? क्यों बात नहीं की जाती? क्यों हर साल 15 अगस्त मनाया जाता है, जब हम लोग कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो आजादी के बाद बदल दी गई? कौन सा तंत्र है जो आज भी 2024 में आजादी के माना जाता है कि 75-76 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी आप देखोगे भारत के अंदर आज भी सारे के सारा ताना बाना वही अंग्रेजों का चल रहा है। हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, हमारी कॉमन सेंस को मिट्टी में मिला दिया जाता है। हम लोगों से बोला जाता है कि अगर आप ताली और थाली बजाओगे तो ये बीमारी भाग जाएगी। आप लोगों को बताया जाता है, अगर आप लोगों की टेस्टिंग की जाती है, इवन आप लोगों की कॉमन सेंस चेक की जाती है कि आप लोगों के अंदर कितनी बुद्धिमत्ता बची है। आप लोगों से कहा जाता है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। क्या तिरंगा, हर घर तिरंगा लगाने से क्या आपकी देशभक्ति सिद्ध होगी? आप लोगों की कॉमन सेंस को चेक किया जाता है, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, आप लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, बुक के माध्यम से, गलत इतिहास के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। और आज बहुत बड़ा तबका आप देखोगे, आज वो तबका जिसको हम पढ़ा लिखा तबका मानते हैं, जो पीएचडी कर गए, आज उनको पानी पीना तक नहीं आया, भोजन रात्रि का कब कर लेना चाहिए उनको ये तक नहीं आया। और हम अपने आप को कहते हैं कि हम पढ़ लिख गए, हम डिग्रियां हासिल कर ली। कि आज जो भारत आजाद होने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले जो भारत था, जो भाई राजीव दीक्षित जी जिस भारत को निर्माण करने के लिए वो कहते थे, भाई राजीव दीक्षित जी बोलते थे कि मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करना चाहता हूँ। जो भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करना चाहते थे, वो जो भारत की मान्यता थी, उन भारत की मान्यताओं को हमने किस प्रकार से ध्वस्त कर दिया। आजादी के 75 साल बाद क्यों बात नहीं की जाती? आपको हैरानी होगी। खैर, हम बात कर रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक उसी प्रकार से आज भी कार्यरत है कि जिस प्रकार से पहले अंग्रेज यहाँ से सोने को लूट के लिए जाते थे, आज भी इसी प्रकार से लूट के ले जाया जाता है। हम लोगों ने भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ सवाल पूछे आरटीआई के माध्यम से, और हमने सवाल जो पूछे वो क्या पूछे? हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 22 फरवरी 2016 को एक सूचना मांगी थी, और जो सूचना मांगी थी उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने पूछा था कि भारत के अंदर 1 अप्रैल से लेकर कितनी बार भारत की करेंसी को डिवैल्यूएट करा गया, कूटकरण करा गया, कितनी बार डिवैल्यूएट किया गया? तो उसका जो जवाब आता है भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से, इसका उत्तर दिनांक 18/3/2016 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिखित रूप में भेजा गया, जो इस प्रकार है। तो भारत की जो रिजर्व बैंक के बाद अगर जो उसका रिप्लाई भेजा जाता है, तो आज़ादी के बाद से भारतीय रुपए का अवमूल्यन 1949, 1966 और 1991 में हुआ, यानी कि 1949 और 1966 एंड 1961 में हुआ। और 22 सितंबर 1949 को पाउंड स्टर्लिंग का अवमूल्यन के फलस्वरूप स्वचालित रूप से रुपए को 30.5% अवमूल्यन हुआ था। 1966 में देश की भारत के बाहरी क्षेत्र में तनाव और गंभीर सूखे और पश्चिमी देशों से सहायता बंद होने की वजह से और बढ़ गया था। इसके कारण 6 जून 1966 में रुपए का 36.5% अवमूल्यन किया गया था। और इसकी जो आप सोर्स देख सकते हो, आरबीआई हिस्ट्री वॉल्यूम 1951 टू 1968, इसमें आप इसको चेक कर सकते हो। बड़े बजट घाटे और खाड़ी युद्ध के कारण, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के कारण बढ़ते आयात बिल की वजह से भारत को 1992 में भुगतान संतुलन का सामना करना पड़ा। इस कारण रुपए की विनिमय दर 2 चरणों में करीब 1% और 11% अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 1 और 3 जुलाई 1992 में अवमूल्यन किया था। इसका स्रोत आप देख सकते हो, मुद्रा वित्त 2001 और 2002 की रिपोर्ट आरबीआई की। तो
ये उत्तर आरबीआई की तरफ से आता है। तो आप आगे देखिए, इसी उत्तर के संदर्भ में हमने सूचना का अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 13/5/2016 को मांगी गई सूचना के प्रश्न संख्या 5 और 6 द्वारा ये सूचना मांगी गई कि भारतीय रुपया तथा पाउंड स्टर्लिंग के आपस में क्या संबंध है, जिससे 22 सितंबर 1949 को पाउंड स्टर्लिंग को अवमूल्यन के फलस्वरूप रुपए का 30.5% अवमूल्यन स्वचालित रूप से हुआ था। इसे सूचना के रूप में प्रकट करें, जिसका उत्तर रिजर्व बैंक ने दिनांक 30/5/2016 को भेजा गया था। और अगर अब उसका जवाब अगर हम देखें तो आप देखिए कि आरबीआई की तरफ से उसका जवाब क्या आता है। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन नवंबर 1949 में उल्लेख है कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहमति से 20 सितंबर 1949 को रुपए का अवमूल्यन स्टर्लिंग के मूल्य के बराबर करने की घोषणा की। यह भी घोषणा की गई थी कि अमेरिकी मुद्रा के संबंध में रुपए का मूल्य 30.225 सेंट से परिवर्तित होकर 21 सेंट्स होगा और सोने के संदर्भ में रुपए की तुलना में शुद्ध स्वर्ण का मूल्य 0.2680601 से परिवर्तित होकर 0.1866 ग्राम होगा तथा रुपए और पाउंड स्टर्लिंग की विनिमय दर अपरिवर्तित रहेगी। इस तरह रुपए का कूटकरण करते, जिसमें रुपए सन 1990 तक प्रति रुपया 0.118489 ग्राम सोने का हिसाब था, उसे सन 1991 में खत्म कर रुपए का बाजार के हवाले कर दिया गया। यह गवर्नमेंट रुपया सोने से लगभग शून्य है। दिनांक, इसके बाद देखिए दिनांक 13/5/2016 को मांगी गई सूचना का प्रश्न संख्या 5 में यह सूचना मांगी गई कि भारतीय रिजर्व बैंक अवमूल्यन का प्राधिकार देने वाली अधिनियम नियम आदेश की सूचना देवें। तो भारतीय रुपया, अब हमने जो भारतीय रिजर्व बैंक से यहाँ से आगे जो सवाल करते हैं, हमने भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा कि ऐसा कौन सा कानून है, ऐसा कौन सा प्रावधान है, ऐसा कौन सा एक्ट है, ऐसा कौन सा नियम है, ऐसे कौन से सिद्धांत है जिसके माध्यम से आप लोगों ने कूटकरण करा। हमने सवाल पूछा भारतीय रिजर्व बैंक से कि इसी विभाग द्वारा दिनांक, जब हमने इनसे प्रश्न पूछा 25/5/2016 को रिजर्व बैंक वित्तीय बाजार विनिमय विभाग द्वारा उत्तर में कहा गया कि यह सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आपका प्रश्न वित्तीय बाजार परिचालन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है, जो आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे। हम जब भारतीय रिजर्व बैंक से ये सवाल जब हमने पूछा तो हमारे पास जवाब आता कि इस प्रकार का दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और जब ये अगले विभाग को भेजा गया, आप देखिए उस विभाग से जो उत्तर आता है, पुनः रिजर्व बैंक के वित्तीय बाजार परिचालन विभाग द्वारा 11 अगस्त 2016 को एनेक्स ए के अनुसार सूचना के उत्तर में लिखते हैं कि यह प्राधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत दिया गया है। इस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हुए और इस पर केंद्रीय सूचना आयोग में हमने अपील कर दी कि रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में रुपए का अवमूल्यन के संदर्भ में किस धारा में उल्लेखित है, रिजर्व बैंक बताए। इसी अपील की बहस 16 अप्रैल 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई और हमने बहस में भाग लेते हुए सिर्फ इतना जानना चाहा कि रिजर्व बैंक एक्ट की कौन सी धारा अवमूल्यन का उल्लेख है। रिजर्व बैंक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। हमने जब रिजर्व बैंक से आरटीआई के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं, जब उसका जो विभाग के से जो हमें जवाब मिलता है, हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा डिवैल्यूएट करेंसी को किया गया। तो हमने पूछा कि कौन सी कानून के तहत ऐसा करा गया, कौन सा ऐसा सेक्शन है, तो रिजर्व बैंक की तरफ से वहाँ कोई जवाब नहीं आता। हम डायरेक्ट अपील कर देते हैं। अपील को हमने डायरेक्ट उसमें यही पूछा जाता है कि कौन सा धारा है, कौन सा कानून है, कौन सा नियम है जिसके तहत आप ये अवमूल्यन करते हो। तो रिजर्व बैंक द्वारा आरटीआई की सूचना में उत्तर देते हुए जो कारण उपरोक्त बताया गया कि बाहरी क्षेत्र और तनाव गंभीर। अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो रिजर्व बैंक ने ये हमें बताया था कि किस प्रकार से भारत को जो 1949 में, 1966 में और 1992 में जो भारत की करेंसी को डिवैल्यूएट करा गया। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1861 में जो पुलिस एक्ट बना था, 1860-61 में जो अध्याय इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 12 और चैप्टर 18 है, उसमें ये उल्लेख करा गया कि 1949 जो 4089 के जो एक्ट है और उसके जो सबसेक्शन है, आईपीसी की धारा 489 और उसकी उपधाराएं और अध्याय 12 की आईपीसी की जो धारा 230 से और 254 वर्तमान समय में वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 178 से और 188 तक उल्लेखित है। अब उसमें प्रावधान कर दिया गया है। तो आप लोग देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि हमने भारत की करेंसी को डिवैल्यूएट करा, उसका कूटकरण करा, जबकि भारत के
के इतिहास को जब आप उठाकर देखोगे, कोई सा ऐसा कानून नहीं है, कोई सा ऐसा कानून नहीं, कोई सा नियम नहीं, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं जिसके माध्यम से हम करेंसी को सिद्धांत को का कूटकरण कर सकें। तो अब जो कानून बनाया था, पुलिस एक्ट बनाया था कि कोई भी व्यक्ति अगर इसके साथ छेड़खानी करेगा, डिवेल्युएट करेगा, तो उसको आजीवन कारावास की सजा होगी 7 साल से लेकर 10 साल तक। ये नाना प्रकार के प्रावधान किए गए थे। नंबर 1, यहां पर वो सारे के सारे जिन्होंने एक कूटकरण करवाया, जिन्होंने ये कानून बदले, जिन्होंने ये संशोधन करवाया, वो सारे के सारे, चाहे वो पार्लियामेंट के सांसद हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो सारे के सारे क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं। उन सारे व्यक्तियों को जेल होनी चाहिए। अगर हम इनके अकॉर्डिंग ही इनके कानून की बात करें, अरे सिद्धांत को आप कैसे खत्म कर सकते हो? सिद्धांत को कैसे डिवेल्युएट किया जा सकता है? इन्होंने एक तरफ तो प्रावधान बना दिया कि इसको डिवेल्युएट नहीं कर सकते। आप देखिए, आप समझिए, आप लोगों को लगने लगेगा, हम लोग जो बात करते हैं, हम चीखते हैं, हम सड़कों पर, हम एसपी के सामने, हम डीसी के सामने, हम एसएचओ के सामने, कोई भी व्यक्ति आ जाए, भाई साहब एक कॉमन सेंस की बात है बंधुओं। आप देखोगे जब कि मैं अगर आप लोगों से कहने लगूं, अगर मैं बीमार हूं, मान लीजिए मैं बीमार हूं और कोई व्यक्ति मुझसे कहे, मिलने के लिए आता है, वो व्यक्ति मुझसे कहता है, अगर मैं बीमार हूं तो वो मुझसे कहेगा कि ये दवाई ले लो, उस डॉक्टर के पास इलाज करवा लो, इसकी दवाई लेनी पड़ेगी, औषधियां करवानी पड़ेंगी, तब जाके आप सही होगा। क्या मैं अगर ऐसा सोच लूं या कोई व्यक्ति ऐसा सोच ले कि आप जब बीमार हुए और जब बीमार नहीं थे, आप अपने समय की जो समय है उसको बदल दीजिए, उस घड़ी को घुमा दीजिए, समय बदल दीजिए। क्या समय बदलने से, क्या समय को की घड़ी की सुइयों को घुमाने से क्या मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? क्या ये जो रिजर्व बैंक ने जवाब दिया था, रिजर्व बैंक कहती है कि सूखा और बाढ़ के कारण और तनाव, मतलब आपातकालीन स्थिति में हम लोगों ने करेंसी को डिवेल्युएट किया। आप सिद्धांत के साथ कैसे छेड़खानी कर सकते हैं? आप लोग मुझे ये बताइए, क्या उसका समाधान उस घड़ी की सुई को घुमाने का था, या फिर उस समय जिस प्रकार से अगर ये तनाव आ रहा था, आपातकालीन हो रही थी, उस समय उत्पादन बढ़ाना चाहिए था, या करेंसी का या सिद्धांत का अवमूल्यन करना चाहिए था? कूटकरण का मतलब यहाँ यह है कि मैं आप लोगों से कहने लगूं कि आज 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम का नहीं होगा, 500 ग्राम का होगा। क्या ऐसा संभव है? मैं कहने लग जाऊं आज से 999 ग्राम का 1 किलोग्राम होगा, 5 इंच का 1 फीट होगा, आज 120 मिनट का 1 घंटा होगा। आप बताइए, ये जो जवाब आया, क्या ये जवाब लाजमी थे? क्या ये जवाब सही थे? चिंतन कीजिए, कॉमन सेंस यूज कीजिए, अंधभक्ति से बाहर आइए और इस शोषण और इस महाविनाश से भारत को बचाइए, और इस आरबीआई का खेल समझिए कि जिस प्रकार से आज भी हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग कहते हैं इन लोगों से कि आज जितनी भी आरबीआई के माध्यम से हो, जितने भी करेंसी नोट वितरित करे जा रहे हैं, ये सारे के सारे नकली हैं। हम लोग प्रमाणित तौर पे हम उस नोट के माध्यम से ये सिद्ध कर देंगे कि वो नोट नकली है। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि 1968 में जब भारत का जो पहले का नोट था, उस नोट पर लिखा प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड द सम ऑफ दिस रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफिसू। आप स्क्रीन पर देख सकते हो नोट। इस नोट पर लिखा हुआ है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ऊपर आप देख रहे होंगे, जो ये आपको ऊपर दिख रहा है, इस पर क्लियर लिख रहा है आई प्रॉमिस टू पे द। इसमें जो आप देख रहे होंगे, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है, इस नोट में आपको यही दिखाई दे रहा है कि जो इसमें ऑन डिमांड और एट एनी ऑफिस ऑफिसू है। 1968 के बाद 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट पर आपको ये कहीं भी नहीं दिखाई देता। सेक्शन 489 489 उसकी उपधाराएं ये सिद्ध करती हैं। और आज की वर्तमान की बात करूं तो भारतीय न्याय संहिता की 178 और 188, अगर हम यदि किसी के एफिडेविट को चेंज करते हैं, छेड़खानी करते हैं, स्टाम्प को बदलते हैं, तो उसको आजीवन कारावास की सजा है। उसमें बेल अवेलेबल नहीं है, वो क्रिमिनल नेचर का केस है, वो फौजदारियों की श्रेणी में आएगा। ये सारे के सारे प्रावधान हैं। हम साबित करेंगे, हम चीखते हैं, हम चिल्ला कर कहते हैं कि आज जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जो 23-24 की जो सबमिट करी थी, आप देखोगे आज आरबीआई ने 34 से 35 लाख करोड़ की देश के अंदर करेंसी है। बजट के अंदर आपको दिखाया गया था कि 163 लाख करोड़ का कर्ज है। आप देखोगे भारत की जनता के पास 210 लाख करोड़ का कर्ज तो वो है जो वितरित कर रखा है कर्ज के रूप में, और 253 लगभग 240 से 243 लाख करोड़ का कर्ज वो है जो प्राइवेट लोगों को बांट रखा है। आप लोग हैरान हो जाओगे, आप लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप लोग सोचिए, जब भारत के अंदर चलन में इतनी करेंसी है ही नहीं तो इन्होंने कर्ज कहां से दे दिया। आप देखिए, मैं लिंक देता हूं आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। वर्तमान में चलन में 234 लाख करोड़ की करेंसी है। बजट के अकॉर्डिंग आप देखें तो 24-25 के में 163 लाख करोड़ का कर्ज दिखा रखा है। ये सारी की सारी जो हमने आपको बात बताई कि आरटीआई के माध्यम से इन्होंने फेरबदल और इनके जो जवाब आए वो पूरी तरीके से
वो असंतुष्ट मतलब संतोषजनक नहीं थे। आप लोग सोचिए, आप लोग समझिए, चिंतन कीजिए, क्या हम आज हमारा देश स्वतंत्र है? क्या आज हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई है? ये कैसा अर्थतंत्र है? ये विकास का कौन सा मूल मंत्र है? क्या हम अभी स्वतंत्र हैं या अभी स्वतंत्रता आनी बाकी है? ऐसे नाना प्रकार की आरटीआईओं के माध्यम से जब हमने भारत से सवाल पूछे और जवाब पूछे, आप आगे देखिए, हमने सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई जिससे यह सिद्ध होता है कि रिजर्व बैंक भारत सरकार ने भारत के लोगों के साथ छल कपट और धोखा किया है। आरटीआई द्वारा दिनांक 28/9/2017 को रिजर्व बैंक से पूछे गए प्रश्न की क्या वर्तमान में बैंक नोटों का निर्गमन प्रतिभूति रखकर किया जाता है, यदि हाँ तो कौन सी प्रतिभूति को कितनी मात्रा प्रति रुपए में रखी जाती है, तो इस सूचना के रूप में प्रकट करें। तो बंधुओं, रिजर्व बैंक ने दिनांक 3/11/2017 को उत्तर देते हुए कहा, रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 33(1) में परिभाषित रूप से पात्र संपत्तियों द्वारा समर्थित है। अब बंधुओं और जो साथियों, जो आप वीडियो को देख रहे हो, अब आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक नोट पर लिखा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्थात संपत्तियों की गारंटी है। और रिजर्व बैंक का कहना है कि संपत्तियों द्वारा समर्थित है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि गारंटी और समर्थन में पूर्व और पश्चिम और जमीन और आकाश का अंतर है। यह भारत की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है। दिनांक 15/10/1990 तक रुपया प्रति रुपया जो 0.118489 ग्राम शुद्ध सोने का हिसाब था, उसे खत्म करके रुपया बाजार के हवाले कर दिया गया और जनता को धोखा देने के लिए आज भी नोटों पर प्रत्याभूत शब्द लिखा है, जबकि जो संपत्ति रखी है वो प्रतिभूति अर्थात गारंटी नहीं है बल्कि समर्थन में रखा गया है, मात्र जो दिखावा है। और इससे सिद्ध होता है कि ये रुपया वेद निवेदा का धन का कागज का टुकड़ा है, वो लीगल टेंडर है, वो टोटली हम लोगों के साथ छल है, कपट है। आप लोग समझिए, आप लोग देखिए कि किस प्रकार से हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। भारत के नोट के ऊपर लिखा होता है कि गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लिखते हैं कि इसकी गारंटी है, जो इसकी जो गारंटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट? किसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट? हमने भारत सरकार से पूछा, भारत को कितने नामों से जाना जाता है, तो भारत सरकार की तरफ से जवाब आता है। आने वाली वीडियोज में मैं आपको आरटीआई भी दिखाऊंगा, जिनके माध्यम से जब हमने ये आरटीआई लगाई हमारे एक साथी ने, तो जो जवाब आए, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये सारे के सारे पत्ते मैं अगली वीडियोज में आपको खोलूंगा। तो हमने भारत सरकार से पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, भारत सरकार को कितने नामों से जाना जाता है, तो भारत की तरफ से आता है कि भारत सरकार को 3 नामों से जाना जाता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक और है यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। इन 3 नामों से भारत सरकार को जाना जाता है। तो ये कौन सी सरकार है जो गारंटी ले रही है? आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। नकली नोट है ये। 1968 से पहले जो इस पे वचन खंड था, उसका मतलब यही था कि आप कोई से भी ऑफिस से ले सकते हो मांगे जाने पर। इस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। क्या है रुपया? रुपया मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया क्या था। रुपया क्या था? रुपया अपना जो सिक्योरिटी के रूप में आपने रख रखा है। आप पढ़िए, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप विजिट कीजिए आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस पर लिखा हुआ है 30 रुपये के बदले आपका सिक्योरिटी के रूप में गोल्ड रखा है। क्या कोई सी बैंक देती है आपको? लेकिन आप तो डूबे पड़े हो मोदी की भक्ति में, राहुल की भक्ति में और पार्टियों की भक्ति में। मेरा किसी व्यक्ति से ईर्ष्या द्वेष नहीं है, ना मेरा कोई पार्टी से संबंध है, मेरा इस तंत्र से है। इस वीडियो में जितनी भी बात करी गई है साक्ष्यों के आधार पर करी गई है, एविडेंस के बिहाफ पर करी गई है, भारत सरकार से जो जवाब आए हैं उनके आधार पर करी गई है। साथियों, आप लोग भारत की जनता को किस प्रकार से बेवकूफ बनाया जा रहा है। साथियों, आप देख सकते हो। अब चिंतन आप कीजिएगा कि जो आरबीआई ने जवाब दिए, क्या भारतीय रिजर्व बैंक हमारे लिए है, आप देश की जनता के लिए है? क्या हमारा देश स्वतंत्र है? अगर हमारा देश स्वतंत्र है तो मैं आप लोगों के लिए सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। बंधुओं, इन सवालों का जवाब ढूंढिएगा और जवाब दीजिएगा। वर्तमान में भारत के पास कितना गोल्ड है? सिक्योरिटी के रूप में जो गोल्ड भेजा गया है उसका आधार क्या है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आज भी भारत के एरोप्लेनों पर वीटी, विक्टोरिया की टेरिटरी या वायसरॉय की टेरिटरी क्यों लिखा जाता है कोड के साथ? तीसरा सवाल, आज भी भारत के पासपोर्टों पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों लिखा जाता है? आज भी भारत के संविधान के अंदर स्टेट भारत को क्यों बोला जाता है? भारत को पूरे संविधान के अंदर राष्ट्र क्यों नहीं बोला जाता? अब 1947 में जो भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में डिवाइड किया गया था, खंड राज्यों में किया गया था, आज भारत एक राज्य है, एक कॉलोनी है, उसका ऐसा क्यों है? मैं आपके रिसर्च के लिए सवाल जो छोड़कर जा रहा हूँ। आज भी भारत के अंदर राष्ट्रगान क्यों बोला जाता है? क्यों आज भी भारत के अंदर अगर कोई इंग्लैंड का राजा या रानी आती है तो भारत के राष्ट्रीय झंडा झुकाया जाता है? क्यों आज भी भारत के अंदर जब वो रानी या राजा आता है तो उनको 21 तोपों की सलामी दी जाती है? क्यों उनकी मृत्यु पर शोक मनाया जाता है? और उनका क्यों वीजा और उनका पासपोर्ट और उनका किराया क्यों नहीं लगता भारत में आने पर? ये सवाल मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ।
15 अगस्त है आज, और इस 15 अगस्त पर हम उन शहीदों के चिताओं की जो हम बात करते हैं कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों, उन शहीदों की चिताओं पर तो मेले नहीं लगते हैं। आप उन शहीदों की चिताओं की संवेदनाओं, उन सार्थकताओं जो इस देश के लिए शहीद हो गए, जो मर गए, मिट गए, अपनी गर्दन को नौछावर कर गए, उन शहीदों की संवेदनाओं और सार्थकताओं के लिए जितनी भी बातें मैंने करी हैं, अगर आपको लगे कि ये सारी बातें झूठी हैं तो आप अपनी स्वयं की रिसर्च कीजिए, आप कमेंट कीजिएगा, जो मुझसे सहायता होगी हम उसमें मिलकर करेंगे, और नई जो चीज़ें इसमें ऐड करने की होंगी हम उसमें ऐड करेंगे। और मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, इस आज़ादी की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए, उन सही लाखों शहीदों का सपनों का भारत बनाने की आप लोग प्रण कीजिए। जय हिंद, जय